हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। आज मैं बताने वाला हूं भारत का जो है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास जो है सामान्य ज्ञान लूसेंट से मैं पूरी जीके लेकर आया हूं। ठीक है, ये पूरा जीके मैं आज बताऊंगा और लंबा वीडियो होगा, इससे आप बहुत जानकारी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए, आज से हमारा जो है जीके का सीरीज स्टार्ट होता है। ये पहला जीके का सीरीज है और आप लोग ये इतिहास का सीरीज है, क्षमा चाहेंगे इतिहास का। तो पहला सीरीज में आप पाएंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में मैं बताने वाला हूं। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे क्या, चलिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। भारत का इतिहास है और भारत के इतिहास में आप लोगों को पढ़ना क्या होता है, प्राचीन भारत। ठीक है, पहले प्राचीन भारत में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से स्रोत मिलता है कि भारत का ये इतिहास हमारा कैसा था, क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में उसका जो स्रोत है वही आज हम जानेंगे कि स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस कौन सा मतलब ऐसा चीज़ें हैं जो भारत के इतिहास का हमें स्मरण कराता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला चैप्टर यही जानेंगे कि इस वीडियो में कि भारत के जो है प्राचीन इतिहास का जो है स्रोत कौन कौन से, इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से स्रोत मिलते हैं इनके। ठीक है, प्राचीन भारत में कुल आपको 22 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, जिसमें से पहला जो है आज मैं बताने वाला हूं कि भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी भारत के इतिहास का स्रोत जो है कहाँ कहाँ से मिलता है। दूसरा प्रागैतिहासिक काल आता है। तीसरा सिंधु सभ्यता आता है। चौथा वैदिक सभ्यता आता है। पांचवा लेसन है महाजनपदों का उदय। छठवां लेसन है जैन धर्म। सातवां लेसन है बौद्ध धर्म। आठवां लेसन है शैव धर्म। नौवां लेसन है वैष्णव धर्म और 10वां लेसन है इस्लाम धर्म। 11वां लेसन है ईसाई धर्म। 12वां लेसन है पारसी धर्म। 13वां लेसन है मगध राज्य का उत्कर्ष। चौथा लेसन है सिकंदर। 5वां मौर्य साम्राज्य। 16वां ब्राह्मण साम्राज्य। 17वां भारत के यवन राज्य। 18 जो है शक। 19 किसान है। 20 संगत युग है। 21 गुप्त साम्राज्य है और 22 वाकाटक राजवंश है। तो ये 22 चैप्टर हम कवर करेंगे। तो इसमें जो है आपका प्राचीन भारत हमारा जो है वो कवर होगा। ठीक है, इसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले तो हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है हम फिनिश करेंगे, उसके बाद आपको अगले चैप्टर की तरफ ले जाएंगे। तो अगला हमारा ये 22 के बाद पड़ेगा 22 नहीं, इसमें कुछ और आएगा। 26 तक आता है शायद, हाँ 26 है। तो 23 जो है और चैप्टर हमारा पृष्ठभूमि वंश या वर्धक वंश है। 24वां दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है। 25वां है सीमावर्ती राजवंशों का उदय और 26वां चैप्टर है और यही लास्ट चैप्टर है प्राचीन भारत का राजपूत वंशों की उत्पत्ति। ठीक है, ये 26 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। हालांकि वीडियो मात्र 8 वीडियो के आसपास में हम सारा चीज़ें कवर कर देंगे, या इससे भी कम हो सकता है वीडियो, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। तो इससे कम वीडियो में हम आपको पूरा ये कवर कर देंगे। तो प्राचीन भारत, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, उसके बाद आता है आधुनिक भारत। फिर विश्व का इतिहास पर जानेंगे। ठीक है, तो भारत का संविधान जानेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था जानेंगे, भारत का भूगोल जानेंगे। ठीक है, यानी कि पूरी जो है लूसेंट का निचोड़ जो है मैं पूरा आपको वीडियो में या अपने चैनल पे देने वाला हूं। तो पहला सीरीज है ये चल रहा है। तो पहले आज मैं बताऊंगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत, काफ़ी बड़ा ये वीडियो बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसमें स्रोत भी मिलते हैं। कई लोगों का इसमें स्रोत मिलता है इसमें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राचीन भारत है। तो पहले जो है साहित्यिक साक्ष्य है, यानी जो साहित्य के में वर्णन किया गया है,
साहित्य के द्वारा साक्ष्य मिला है कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा था या भारत का इतिहास कैसा था, तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा। अगर वास्तव में आप किसी वनडे एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको खुद जो है स्मरण ये हो जाएगा, यानी कि ज्ञात हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे मैं आपको इंगित कराता रहूँगा। तो ये साहित्य साक्ष्य है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है, पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन करता है। यानी पुरालेख शास्त्र जो है वो शिलालेख का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान म्यूजियोलॉजी का शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दो क्वेश्चन यहीं पे मिल गया। पहला, पुरालेख शास्त्र का अध्ययन कौन करता है? तो यहाँ पे शिलालेख अध्ययन करता है। पुरालेख शास्त्र जो है शिलालेख का अध्ययन करता है, पहला क्वेश्चन। और ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम चलेंगे पहला धार्मिक इतिहास। अभी हम बताए हैं कि इतिहास साहित्य जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो पहला जो है इसमें धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य क्या है, ये थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथियों की चर्चा की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है धार्मिक साहित्य में। ठीक है, धर्म से जुड़ा है तो ब्राह्मण जरूर आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी धर्म, हम हिंदू के धर्म में कोई भी कार्य होता है तो उसमें ब्राह्मण आते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करिएगा। तो ये याद रखिएगा कि हिंदू का जो भी कार्य होता है उसमें ब्राह्मण जरूर आते हैं। कोई भी छोटे से बड़े कार्य हो उसमें ब्राह्मण जरूर आते हैं। तो धार्मिक साहित्य में ये धार्मिक है, धर्म से रिलेटेड है, तो इसमें कौन कौन आएगा? इसके साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर की ग्रंथियों की क्या की जाती है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछ दे ब्राह्मण जो है ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन सी साहित्य आती है या कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं, तो आप बताएंगे उसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आते हैं किसके अंतर्गत? ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ क्या है? धार्मिक चीज़ें हैं। वेद भी धर्म से जुड़ा है, उपनिषद भी धर्म से जुड़ा है, रामायण जानते ही हैं धर्म से जुड़ा है, महाभारत ये भी धर्म से जुड़ा है, पुराण तथा स्मृतियाँ जो है ये सारी चीज़ें धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये ब्राह्मण के अंतर्गत या ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ भी इसे कह सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य के संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। यानी कि बौद्ध और जैन साहित्य जो है ये भी इन्हीं के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। अगले पॉइंट को हम नोट करेंगे। पहला हम चलते हैं वेद। ठीक है, वेद यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेद क्या है? यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना ये ग्रंथ वेद को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा कि वेद जो है भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि श्री देवपायन वेद व्यास हैं। ठीक है, देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो उसमें जो है मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन पूछता है कि वेद के रचयिता कौन है या वेद के लेखक कौन है या वेद किसने लिखा है। तो बस ऑप्शन में ये वेद व्यास रहता है। ठीक है, वेद व्यास रहेगा तो आप इस पे यहाँ पे ट्रिक लगा दीजिएगा। ये महर्षि वेद व्यास आता है, महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम है कृष्ण देवपायक वेद व्यास। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट है हमारा कि वेदों की संख्या 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों का संयुक्त कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, क्षमा चाहेंगे, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी चारों वेद जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हमारे चारों वेद कौन कौन से हैं, तो इनका नाम एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, नोट कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब थोड़ा सा जानकारी हम इन लोगों के बारे में दे देते हैं। कह रहे कि चारों वेदों में सर्वप्रथम प्राचीन ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 यष्ट और 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि चारों वेदों में जो सर्वाधिक प्राचीन मतलब पुराना वेद है, यानी सर्वप्रथम जिसकी वो हुआ था, ये है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपका 10 मंडल, 8 जो है अष्ट और 10,600 मंत्र एवं 1028 जो है सूक्तियाँ हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ऋग्वेद का रचना काल जो है सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मनाया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का रचना काल जो है सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मनाया जाता है या मनाया गया था। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिएगा कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल। ठीक है, मंडल कितने होते हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल होते हैं। तो दूसरा तथा 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल भी सोम मंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पॉइंट करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का सोम मंडल कौन से मंडल को कहा जाता है? तो 9वां मंडल है। आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद की मान्यता। ठीक है, या ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। कौन कौन से 5 शाखाएं हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं कौन कौन से है? शाकल्स, अश्वलायन, माड़युक, सांख्यान एवं वास्कल है। ठीक है, ये 5 जो है इसके मान्य शाखाएं, अन्य शाखाएं भी कह सकते हैं इसे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी 10वें मंडल में पूछता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ पॉइंट और है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि सामवेद। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यानी सामवेद जो हमारा अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के बाद जो सामवेद आता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठता है, बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, कह रहे कि ये मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों की संग्रह है।
ठीक है, इसमें मंत्र वगैरह के उल्लेख बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, इनमें से मात्र 76 ही नई है, ठीक है, और सारे पुरानी है। शेष ऋग्वेद से ली गई है, यानी शेष ऋग्वेद से ली गई है, और जो है 78 जो है इसमें नया डाला गया है सामवेद में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी? ये ऋग्वेद में 5 शाखाएं थी और सामवेद में 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? जैमिनी, रामायणी और कौथुल। तो ये 3 शाखाएं आप लोग इम्पोर्टेंट नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे 2 शाखाएं 2 वेद हम पढ़ लिए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, और तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो स्वर्ण एवं गद्य होते हैं, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो ये इसमें जो यजुर्वेद में आप लोग जानिएगा यजुर्व, ठीक है, य से यज्ञ, तो आप लोग जानिएगा कि यज्ञ के नियम इसमें दिया जाता है। याद करने का हम तरीका बताएं, ट्रिक बता रहे हैं कि यजुर्व है, यजुर्व य से क्या होता है? यज्ञ होता है। तो इसमें यज्ञ के नियम दिए गए हैं। सामवेद में स से सारेगामा है, आप लोग जान सकते हैं, सामो सा रे गामा। तो ये सारे किस में आते हैं? सारेगामा, तो संगीत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि ये संगीत से रिलेटेड सामवेद है। हालांकि संगीत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ इसमें जो है यज्ञ से रिलेटेड जो है इसमें मंत्र दिए गए हैं यजुर्वेद। अगला हमारा है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इस वेद के 2 शाखाएं हैं। कौन से वेद के 2 शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद के, ठीक है, यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर् एवं शुक्ल यजुर्, ठीक है। कहते हैं ना सब कृष्ण पक्ष लग गया है, शुक्ल पक्ष लगा है, तो ये जो है इसी वेद से रिलेटेड हैं। कह रहे कृष्ण वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन से? तैत्तिरीय, काठक, कौटिल्य, मैत्रायणी, ठीक है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रचना है। यजुर्वेद जो सबसे 4वां या सबसे 4 जो यजुर्वेद है, तो ये जो है इससे रिलेटेड मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा। तो ये जो है यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। इसमें धार्मिक अनुष्ठाएं होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिक तथा काण्व है। अगला पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं के रचयिता वाजयनेयी के पुत्र, ठीक है, याज्ञवल्क्य है, इसलिए इसे वाजसनेयी साहित्य भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। यजुर्वेद में केवल और केवल मंत्र हैं इसमें, ठीक है। यजुर्वेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल तथा 131 रचनाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद की बात हो रही है। अथर्ववेद में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग जान सकते हैं कि अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है इसमें, ठीक है। अंधविश्वास से रिलेटेड ये अथर्ववेद है। अ से है, यहाँ पे लोग दे पा रहे होंगे कि इसका नाम है अथर्ववेद, यानी कि अ से स्टार्ट होता है, तो ये अंधविश्वास से है, ठीक है, रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट करके आप लोग जान सकते हैं। अथर्ववेद के परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद के परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। उपनिषद के बारे में हम बात कर लेते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है उपनिषद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेदों में उपनिषद जो है अंतिम भाग है,
ठीक है, लास्ट में बनाया गया है, लास्ट में इसकी रचना हुआ है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि उपनिषद का दूसरा नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे वेदांत। अगला पॉइंट है कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि प्रमुख उपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद है? ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी एवं मैत्रायणी। ठीक है, नेम थोड़ा सा कठिन है, लेने में बहुत दिक्कत होती है भाई। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर मेरी जबान लड़खड़ा रही है तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अगर थोड़ी सी भी जानकारी हमारे वीडियो से आपको मिलती है या मिली हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, रफ पे इसको जो है नोट कर लीजिए कि प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, मंडकोपनिषद से लिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर आप कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम से जुड़े हों तो ज़रूर आप लोग इसको जानते होंगे कि प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जो भी आपको पॉइंटेड नोट करवा रहा हूँ, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ यूं ही नहीं बता रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आपको ज्ञान से रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलते हैं आरण्यक। ठीक है, ये क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। ठीक है, ये जो है ब्राह्मणों का अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, ये जो है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन इसमें किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा प्रमुख आरण्य है ऐतरेय, सांख्यान, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य। अगला पॉइंट है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई है। ठीक है, ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक हैं। वेदांग जो है वेदों के शुद्ध रचना, छंदों की जो है शुद्ध उच्चारण करते थे, उसमें किया गया है, शुद्ध उच्चारण किया गया है और तथा यज्ञांत करने के सहायक थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पुराण। पुराणों के रचयिता, ठीक है, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रसवा को माना जाता है। यानी पुराणों का रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष हैं तथा उनके जो है पुत्र अग्रसवा हैं। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट हमारा पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगर कोई पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी तो आप बताएंगे पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में की गई थी। यानी अधिकांश रचना इसी शताब्दी में हुए थे। रामायण है। ठीक है, रामायण की तरफ चलते हैं। रामायण के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हालांकि सभी लोग रामायण देखे होंगे अपने जीवन काल में कभी न कभी। यह आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। जब पहली बार हुआ था तो ये संस्कृत में हुआ था। ये 2री शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए। ठीक है, इसमें बढ़ाया गया। प्रारंभ में 6000 थे, अब 24,000 हो गए हैं, तो इसकी संख्या बढ़ी है। हमें चतुर्श्वासी सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसे जो है
चतुस्व साती संहिता भी कहा जाता है रामायण को, तो ये नाम सुनकर आप लोग घबराइएगा मत। उसके बाद रामायण के बाद आता है महाभारत। महाभारत भी आप लोग अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं देखे होंगे। कह रहे इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। महाभारत की 2री शताब्दी में हुआ था, और रामायण की 2री शताब्दी में उसकी रचना हुआ था, लेकिन महाभारत की जो है 4वीं शताब्दी में इसकी रचना हुआ था। इसकी रचना, महाभारत का रचना महर्षि व्यास द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जैन संहिता कहा जाता था। ठीक है, पहले जो है 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोक की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। ठीक है, महाभारत कहा जाने लगा, महाभारत, क्षमा चाहेंगे। जब पहले जो है इसमें 8800 श्लोक था, तो इसे जैन संहिता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जब 8800 श्लोक था तो इसको प्रारंभ में जय संहिता कहा जाता था। आज जब इसमें बढ़ाकर श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तो इसे महाभारत कहने लगा या कहलाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या भारत संहिता कहा जाने लगा। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा बीच में पॉइंटेड हम अपनी तरफ से बना दिए थे, यहाँ पे हमें लगा है कि लिखते समय कुछ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे महाभारत से मिल रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना 4वीं शताब्दी में हुआ था। महाभारत की रचना महर्षि व्यास के द्वारा हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक था, तो उसे जन संहिता कहा जाता था। और जब 24,000 श्लोक हो गए तो उसे भारत कहा जाता था। और जब ये संख्या 1,00,000 के आसपास हो गया या 1,00,000 हो गया तो इसे महाभारत या सत संहिता कहा जाने लगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायक गृह सूत्र में मिलता है। अगला पॉइंट हमारा सूत्र। ठीक है, महाभारत के बाद आता है सूत्र। इस संहिता की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों का कल्प भी कहा जाता है इसे। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियम विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। यानी कि कल्प सूत्र जो है नियमों विधियों का प्रतिपादन किया जाता है इसमें। अगला है ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, रचित, यानी कौन कौन से इसके बीच में रचित हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तुरंत सूत्र है वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध वितरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग के 2 स्रोत सूत्र आस्यालय, संखालय, यजुर्वेद, कल्याण, आपस्त, हिरण्यकेशी, बोधायन, भट्टवाच, मानव तथा बैखान जो है, सामवेद, लाट्यांश, द्रामायण व अर्थेय। ठीक है, अर्थवेद, बैतान। नेम थोड़ा सा कठिन है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट ये नेम है ये सारी चीज़ें। तो इन लोगों का जो यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो इन लोगों का रचयिता जो है, इन लोगों का जो रचना है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला जो था कौन सा, स्रोत सूत्र था, ये इसको हम स्रोत सूत्र कहते हैं। और जो दूसरा है गृहार सूत्र, तो वो इस प्रकार से यहाँ पे उनका नेम दिया है। गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान, कर्तव्य, महत्वपूर्ण गृह सूत्र, संख्यान, अश्वालय, बोधालय, आपद, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पारस्कार, मोभिल, खोदिल एवं कौशिका इसमें मौजूद हैं।
गौ है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र का वर्णन जो है, वर्ष धर्म राजा के कर्तव्य प्रायश्चित। उसमें राजाओं के जब वो था तो उसमें राजा के से रिलेटेड था धर्मसूत्र में कि धर्मसूत्र में राजाओं का कर्तव्य मतलब क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, ठीक है। प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग, नियम तथा गृहस्थ कर्तव्य का विवरण था इसमें, ठीक है, धर्मसूत्र में। और इसमें प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ मानव, आपस बोधायक, गौतम धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृत ग्रंथों की विकास हुई, ठीक है। तो यहाँ पे धर्मसूत्र है तो जाहिर सी बात है धर्मों से रिलेटेड इसमें लिखा गया था या उसमें पाया जाता है, ठीक है, न्याय वगैरह चीज़ें। घ है सुलभ सूत्र। सुलभ का तात्पर्य है नापने की डोरी, ठीक है, सुलभ का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ व वेदों को नापने, स्थान चयन एवं निर्णायक का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामितिक ज्ञान का परिचय है। उसके बाद आता है सार दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारती ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे पारदर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव और मृत से संबंधित दार्शनिक का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मृतियाँ, ठीक है, स्मृतियाँ। वेद और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। जब वेद आया और वेद जब वो हो गया, सभी लोग पढ़ लिए, तो वेदों के बाद स्मृतियाँ का उदय हुआ या स्मृतियाँ जो है उल्लेख किया गया, लिखा गया, स्मृतियों की रचना हुई और इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृतियाँ उसके बाद चलें तो मनुस्मृतियाँ में भाष्यकार क्रमशः हैं, ठीक है। भाष्यकार इसमें मेघातिथि है, भारुचि है, कुल्लुक है, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंद राय। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः अपारक, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसके वजह से हम ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं। लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में आप लोग जानेंगे कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो मैं आपको वहाँ पे लिखवाया था शुरू में कि साहित्य जो है साहित्य से रिलेटेड, तो वही साहित्य जो है इसमें है। हम लौकिक साहित्य के बारे में अब बताएंगे। यहाँ पे मैं बताया था कि जो है साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो अभी जहाँ मैं वर्णन जिसका कर रहा था वो धार्मिक साहित्य था, ठीक है, अभी तक। अब मैं बताऊंगा लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य में कौन कौन से चीज़ें आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक साहित्य ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन लौकिक साहित्य से ही पूछा जाता है। तो ये है लौकिक साहित्य, ठीक है। तो चलिए लौकिक साहित्य के बारे में मैं जानता हूँ। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का जीवनियाँ का उल्लेख किया गया है, जिनमें भारतीय इतिहास जानने के लिए काफ़ी हमें मदद मिलती है। कौटिल्य, पहला है कौटिल्य या इसे चाणक्य भी कहा जाता है। रचित अर्थशास्त्र में से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? कौटिल्य से, ठीक है। कौटिल्य में क्या किसकी रचना है, में क्या पाया जाता है? अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास का इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है कि किस प्रकार से पहले जो है मौर्यकालीन में शासन व्यवस्था था। इसके अर्थशास्त्र के बारे में भी कुछ जानकारियाँ इससे मिलती है कौटिल्य से। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा विरचित राजतरणी का है। अगला पॉइंट है अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टायात्री, कात्यायन का कार्तिका, गार्मी साहित्य, पतंजलि का महाभास, विशाखादत्त का मुद्राराक्षक तथा कालिदास कृत मालविका निग्नमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेख है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, 2-4 क्वेश्चन मिल पा रहा है कि पाणिनि की, ठीक है, ये पाणिनि इसमें जो है अष्टायानी कात्यायनी का रचना किया था, ठीक है, या ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कार्तिका, और मार्मिक संहिता जो है पतंजलि का था, पतंजलि का महाभाष्य था, विशाखादत्त का मुद्राराक्षस था तथा कालिदास कृत का मालविकाग्नि मित्र आदि के रूप में रचनाएं किया गया है या उल्लेख किया गया है उसमें। तो वहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। मार्मिक संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इनमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। तो भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं गार्गी संहिता में। ऐतिहासिक जीवनी में अश्वघोष के बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट करिएगा कि अश्वघोष के बुद्धचरित, अश्वघोष का रचना और बुद्धचरित किए थे बाणभट्ट। हर वक्त पूछा जाता है कि बाणभट्ट की रचना कौन किया था, तो हर्षचरित, ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित। बाणभट्ट जो है हर्षचरित की रचना किए थे। वाक्यपति का गौण वह विल्हण का विक्रमाक देवचरित, ठीक है, विक्रमादेवचरित का रचना जो है विल्हण किए थे। पद्मगुप्त का नवसाहसाकृत चरित, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा नेम लेने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख पा लीजिएगा, इसमें नोट कर सकते हैं। जयानकृत का पृथ्वीराज विजय, ठीक है, आदि उल्लेख किए गए हैं। यानी कि जयानकृत पृथ्वीराज चौहान ग्रंथ की रचना किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी यात्रियों से संबंधित, यानी विदेशी यात्रियों के साक्ष्य मिलते हैं कौन कौन से, तो विदेशी यात्रियों के साक्ष्य में हम देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके वर्णन से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। यानी विदेशी यात्रियों के विवरण में जो है साहित्य साक्ष्य मिलते हैं। विदेशियों के विवरण में 3 भागों में बांटा गया। विदेशियों का विवरण जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा चीनी यात्रियों का विवरण, चौथा अरब यात्रियों का वृत्तांत, ठीक है। तो हम 3 भाग इसमें पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पढ़ेंगे हम यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, तो ये हम इसमें जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट हमारा जो है यूनान और रोम लेखकों की बात हम कर रहे हैं। तो पहला पे आते हैं हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। 2 क्वेश्चन इससे मिलते हैं। हेरोडोटस को भारत का पिता या इतिहास का पिता या इतिहास का जनक भी कहा जाता है।
इनकी पुस्तक जो थी हिस्टोरिका किसकी पुस्तक थी? तो हेरोडोटस की। ठीक है, इसमें जो है भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था, और यहीं से हमें साक्ष्य मिलता है कि भारत का इतिहास किस प्रकार का था। तीसरा है डाइमेकस। यह सीरियाई नरेश एंटियोक्स प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसने भी अपनी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है डायोनिसियंस। यह मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलांडेस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी इसने दूसरी शताब्दी के आसपास 1500 ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ की रचनाएं किया था। टालमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टालमी किसका रचना किया था? तो भूगोल नामक ग्रंथ का रचना किया था। प्लिनी इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचनाएं की थी। ये जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका रचना किया था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण मिलता है। ठीक है, पहला हम पढ़ लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्रियों का वृत्तांत क्या है? चीनी यात्री फाहियान, सयून, वेनसांग तथा इनसिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। कौन कौन से हैं? अब हम फाहियान को पढ़ेंगे। फाहियान ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में जो है दरबार में आया था। गुप्त नरेश के दरबार में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था। मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। उसके बाद आते हैं संगयुन। संगयुन ये जो है 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित किया था। 3 वर्ष तक ये भारत में रहा था और बौद्ध ग्रंथों की इसने प्रतियां एकत्रित, उनके बारे में कोई जानकारियां एकत्रित किया था। उसके बाद आते हैं वेनसांग। इसे युवा ननचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्ष तक भारत में रहा। नेक्स्ट है हेनसांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अगले पॉइंट के पास चलते हैं कि हेनसांग की जीवनी वेली ने लिखी थी। यह बेलसांग का मित्र था। इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद है इसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। यानी कि इस सिंह जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वर्णन किया है। तीसरा जो है अरब यात्रियों की वृत्तांत। अरब यात्रियों की अब वृत्तांत थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं कि अरबी लेखकों में अलबेरूनी, अलबिलादुन, सुलेमान, अल सदून, हसन निजामी, फरिश्ता,
फरिश्ता निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियां में भारत इतिहास विषय महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला हम पढ़ते हैं अल बेरुनी, ठीक है, जो यहाँ पे पहला लेखक था। इसका पूरा नाम अबरेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल बेरुनी था। बहुत लंबा चौड़ा इसका नाम है, थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीबा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। यानी कि इसके पास ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये इम्पोर्टेंट नोटेड पॉइंट है। और इसको जो है अरबी, फारसी और संस्कृत 3 भाषाओं की जानकारी थी। उसके बाद आते हैं इब्न खुर्दाव। इसने 9वीं शताब्दी के ग्रंथ किलबुल मसालिक बल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मामलों का वर्णन किया। उसके बाद आते हैं अलम सूदी। इसने अपने ग्रंथ मुरूज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सचिव चित्रण किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुलेमान। तो सुलेमान इसके विवरण से प्रत्युहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं मीर मोहम्मद। ये जो है मासूम के तारीख ए हिंद से सिंध देश के इतिहास का तथा मोहम्मद किन करसीम की सफलताओं की जानकारी इनसे मिलती है। तो ये हमारे नोटेड पॉइंट थे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आए होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।